सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शिक्षा नीति की, जिसका ऐलान कल किया गया। नई शिक्षा नीति का 34 साल के बाद एक नई शिक्षा नीति आई है और आखिरी बार राजीव गांधी के समय में 1986 में आई थी, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं। इसमें क्या अच्छा है, क्या नहीं। बिल्कुल। और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आपको बता दें इस पे जुड़ने के लिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश सिंह हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय निकालने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। सर, 2014 में भी आप एक शिक्षा नीति को लाए थे, आप ला रहे थे, आपने उस पर बहुत काम किया था। और जो ये 4 साल का कोर्स ग्रेजुएशन का इस बार सामने आया है, मल्टीपल एंट्री की बात की जा रही है, शायद उस समय आपने भी ये पूरा खाका तैयार किया था। जो अब ये शिक्षा नीति कल इसको सामने रखा गया है देश के, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया आपकी पहली? मैं प्रसन्न हूं कि जो हमने काम किया था वो 2014 में नहीं किया था, 2013 में किया था। उसके पीछे 2 वर्ष पूर्व से हमने उसमें काफी परिश्रम किया था। तो मैं इसको लेकर प्रसन्न हूं कि वो जो हमने जितने प्रयोग किए थे, जिसमें हमें अत्यंत सफलता उपलब्ध हुई थी, वो फिर से आ गया है। मैं मानता हूं इससे राष्ट्र का हित होगा। तो प्रोफेसर सिंह, आप अगर हमें समझाएं कि किस तरह से राष्ट्र का हित होगा और क्या बदलाव हैं जो बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो पहले था और अब जो होगा उसमें प्रैक्टिकली क्या फर्क पड़ेगा, कैसे ये बेहतर है? देखिए, जितना मैं समझ सका हूं और जितना मैं समझाऊं, मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों ने उस समय लागू किया था और जो अभी इन लोगों ने उद्घोषणा की है, लगभग ये एकदम तालमेल खाते हैं, बराबर से हैं। और ये उचित है, क्योंकि हम भी कोई अपने से सोच के नई चीज नहीं लाए थे। ये वही चीजें हैं जो आवश्यक हैं उच्च शिक्षा में अच्छी चीज करने के लिए। जी सर, जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि व्यवहारिकता आ गई है, दूसरी ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी आ गई है, तीसरी जिसको लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि छात्र, हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में 30% का ड्रॉप आउट रेट है हर साल। ये बच्चे 2-2 वर्ष रह के भी छोड़ते हैं, तो उसके बाद इनके हाथ में कुछ नहीं रहता है दिखाने के लिए कि कुछ उन्होंने किया था। हमने प्रबंध किया था कि वो जब जाएंगे तो हम उनको डिप्लोमा दे सकते हैं, और हमने उसमें प्रावधान रखा था कि 10 वर्ष के अंदर वो आकर डिग्री पूरी भी कर सकते हैं। यहां भी कुछ इसी तरह का प्रावधान किया हुआ है। तो ये सारी अच्छी बातें हैं, ट्रांसडिसिप्लिनैरिटी है, व्यवहारिकता से मैं मानता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। 3 वर्ष के बाद आप पूरी बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं, हमने भी किया था। मेजर और माइनर इन्होंने रखा है, हमने भी किया था। और मेजर माइनर में भी हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी थी कि आप गणित कर रहे हैं और माइनर म्यूजिक में ले सकते हैं। नहीं लेना है माइनर तो छूट है कि आप अलग अलग क्रेडिट लीजिए, क्रेडिट एक्यूमुलेट करेगा। इन्होंने उसको नाम दे दिया है बैंक का, हमने नाम नहीं इस्तेमाल किया था, पर लगभग हमारा भी वही प्रावधान था। तो ये सारी समानताएं हैं और इसीलिए मैं इसको मानता हूं कि ये अच्छा है। बिल्कुल सर, जैसे अब इस नीति में प्रावधान ये किया गया है कि अगर ग्रेजुएशन के लेवल पर 1 साल छात्र पढ़ा तो सर्टिफिकेट दे देंगे, 2 साल पढ़ा तो डिप्लोमा हो जाएगा, और अगर 3 से 4 साल के बाद ये डिग्री, और जिस तरह से आप कह रहे हैं लचीलापन आ जाएगा। इससे ये आप कह रहे हैं कि इससे ड्रॉप आउट रेट जो था कि छात्र के हाथ पे कुछ नहीं होता, ये होगा, लेकिन कहीं इससे गुणवत्ता में कमी तो नहीं आएगी? थोड़ा वो समझा दीजिए हमें। देखिए, गुणवत्ता में कमी कब आती है कब नहीं आती है, ये तो जो संस्था है वो अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत रखे। डिप्लोमा तब देगा जब आपके अंदर कुछ गुणवत्ता होगी, और लौट के जब आएंगे और डिग्री पूरी करेंगे तभी डिग्री का आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, जब आप उसमें गुणवत्ता सिद्ध कर देंगे कि आपने हासिल किया है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, ये तो संस्था के अपने जो स्तर हैं उस पर निर्भर करता है। अभी भी तो तमाम प्रकार की डिग्रियां मिलती हैं। मैं अक्सर इस चीज को पाता हूं, भारत में कहीं जाता हूं, कि लोग खूब अच्छे अंक लाए हैं परंतु ज्ञान कुछ नहीं रहता है। तो ये तो है अभी भी, और इससे मुझे लगता है कोई नीचे नहीं स्तर जाएगा, ऊपर ही आएगा, क्योंकि इसमें और भी प्रावधान है जो इन चीजों को थोड़ा रोक सकते हैं। सर, जैसे एमफिल नहीं होगा अब, तो क्या कुछ स्पेशलाइजेशन में तो कमी नहीं आएगी, या ठीक हुआ है कि अब एमफिल नहीं है, सीधे आप इसके बाद आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी कर लें? बहुत उचित किया कि एमफिल को हटा दिया। हम लोग भी हटा ही रहे थे एमफिल को। ये बहुत उचित है।
क्योंकि एमफिल कोई मायने नहीं रखता है। देखिए विदेश की डिग्रियों, अमेरिका में तो एमफिल होता ही नहीं है, इंग्लैंड में उनको एमफिल दिया जाता है अक्सर, कभी कभार उसमें कुछ हो सकता है, कुछ और एक्सेप्शन हो जाए, परंतु आमतौर पे एमफिल उनको दिया जाता है जो पीएचडी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तरह से रिकॉग्निशन है कि ये पीएचडी लायक नहीं थे, एमफिल दे दिया हमने। यहाँ एमफिल इज अ काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ क्या है कि आपने अगर 4 वर्ष की डिग्री ले ली तो आपका मास्टर्स में भी थोड़ा कटौती हो जाएगी और आप रिसर्च में सीधे शामिल हो जाएंगे। स्तर ऊंचा बना के रखिए तो एमफिल वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या फर्क पड़ा कि अगर 4 साल के लिए आप ऑनर्स करें और 1 साल के मास्टर्स, अगर पहले 3 साल में ग्रेजुएशन करते थे, 2 साल मास्टर्स, समय तो उतना ही लगा, तो ये 4 साल और 1 साल की मास्टर डिग्री, मतलब क्वालिटेटिवली इससे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क है कि 4 वर्ष के बाद आप जा भी तो सकते हैं ना बाहर, काफी रूप से सशक्त हो गए हैं, आपके अंदर कुछ गुण आ गया है, 4 वर्ष में बहुत कुछ गुण आ गया है। और मास्टर्स आप हमारे यहाँ न करें, कहीं और जाके रिसर्च करें तो तमाम विश्वविद्यालय हैं जो सीधे पीएचडी में ले लेते हैं। हमारे यहाँ भी हमने ये प्रावधान किया था कि अगर आप इस प्रकार से ऑनर्स ले लेते हैं जिसमें कुछ इस प्रकार की क्रेडिट है तो आपको मास्टर्स की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु वो एक झटके में सब नहीं होता है, धीरे धीरे स्तर बनाते हैं। तो हमारा अनुमान है कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। बिल्कुल सर, तो आप ये कह रहे हैं कि जी, तो आपका ये हमें बताना है कि भाई बाहर के विदेशों के दरवाजे हमारे छात्रों के लिए और पूरी तरह से अच्छी तरह से खुल जाएंगे। सर मैं अगर आपसे स्कूल लेवल, जी अच्छा एक सेकंड क्षमा कीजिएगा जी, हमारा ये कोई बिल्कुल प्रयास नहीं है कि विदेश में जाने के लिए हम सुविधा दें। जाए बच्चा अपनी स्वेच्छा से, खुशी से जाए। हमारा प्रयास है कि हम यहाँ ऐसा उपलब्ध कराएं कि उसको कहीं जाने की आवश्यकता न हो। ऊपर से अगर आप इसको ठीक से लागू करेंगे तो विदेश से बच्चे यहाँ आने लगेंगे पढ़ने के लिए, जैसा हमारे साथ हुआ था। हमने जब इसको लागू किया था तो दूसरे वर्ष में विदेश से, यूरोप से कई बच्चे आए थे, डेनमार्क से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से हमारे यहाँ आए थे क्रेडिट लेने। तो ये हम नहीं चाहते कि बच्चा जाए, लेकिन ये आजाद देश है, सबको छूट है और अच्छा है कि कई घाट का पानी पिए, तो हम रोकते नहीं है किसी को। अगर मैं सर आपसे अब थोड़ी सी स्कूली शिक्षा के बारे में पूछूं, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, आप स्कूल के लेवल में बहुत चेंजेस किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 5वें साल तक, कक्षा तक भाई मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद 6ठी क्लास के बाद वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू कर दिए जाएंगे। ये बदलाव है, इसको आप कैसे आंक रहे हैं? मैं इसका भी स्वागत करता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और गांधी जी ने इन चीजों को लेकर काफी प्रयोग किए थे और लोगों ने भी किया है, तमाम लोगों ने किया है। और अभी कुछ ही दिन पहले यूनेस्को का एक डॉक्यूमेंट आया है जिसमें भाषा को लेकर कहा है कि भाई मातृभाषा में नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे को हानि पहुंचती है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आरंभ में मातृभाषा में पढ़ाइए और फिर उसको नैसर्गिक रूप से और भाषाओं से भी उसको जोड़ दीजिए। तो हम जब पढ़ते थे स्कूल में, तो मैं हिंदी परिवार से हूं, मैं दिल्ली इधर उत्तर भारत से गया था बड़ौदा में पढ़ने, गुजरात में। वहां मैंने अपने से हिंदी तो घर में बोलते थे, गुजराती अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने के पहले सीख ली। स्कूल इंग्लिश मीडियम था और कुछ ही दिनों में हमको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और जर्मन भी सिखा दिया और हमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि कम उम्र में बच्चा जितनी भाषाएं हासिल कर ले, आगे चलकर उसको मानसिक रूप से बहुत लाभ होता है। तो ये अच्छी बात है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। पर मातृभाषा में पढ़ाने का एक्सपेरिमेंट कहाँ कामयाब हुआ? अगर दिल्ली की बात करें या इस तरह के जो और उत्तर भारत की जगह हैं जहां पे एक मातृभाषा नहीं है, वहां पे समस्या आएगी? देखिए, व्यवहारिक जब इसको बनाएंगे तो कुछ कुछ आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रधान रूप से जो एक समूह है छात्रों का, बच्चों का, उसमें अधिकांश का लाभ होगा और इसका भी कोई विकल्प निकलेगा। ये शिक्षा नीति है, इसको आप इसमें मत घटा दीजिए कि ये प्रिस्क्राइब करेगी एट एवरी स्टेज हमें क्या करना है, हर क्षण इस प्रकार से हाथ पकड़ के कलम चलानी है। हम इसको इस रूप में न देखें, एक विजन दिया है इसने जी। इसको व्यवहारिकता में डालने के लिए काफी सोच लगेगी, लेकिन विजन अच्छा है। ठीक है सर, एक सवाल ये भी था, आपको पता होगा जब हमारा एक इवैल्यूएशन सर्वेज आते हैं कि किस तरह से जो दूसरी कक्षा का जो छात्र है उसको, जो 5वीं कक्षा का छात्र है दूसरी क्लास का, उसको सिलेबस नहीं पता होता, मैथ्स, गणित में, अंग्रेजी में ये कम होते हैं।
ऐसे में जो ये जीडीपी अब कहा जा रहा है, जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाया जाएगा, तो ये मूलभूत बदलाव की जो हमारी नींव है वो मजबूत हो, वो जीडीपी ज्यादा पैसे लगाने से आएगी, या क्या सुधार होना चाहिए कि जो भी शिक्षा प्रणाली बने लेकिन हमारी नींव मजबूत हो छात्रों की? ये दोनों चीजें आवश्यक है निधि जी। एक तो आपको इसमें सुधार जो ला रहे हैं ये आवश्यक है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, परंतु थोड़ा बहुत धनराशि की भी आवश्यकता होती है। देखिए, एक चीज जो मैंने पाया, तमाम हमारे पिछड़े इलाके जो भारत में है, जहां बच्चियां जाती हैं स्कूल में पढ़ने, वहां उनके लिए किसी प्रकार के बाथरूम वगैरह टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती हैं। तो अगर थोड़ा बहुत पैसा लगाएगी सरकार और इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लड़कियों के लिए एक प्रिवेसी का भी प्रबंध हो, तो ये बुरा नहीं है। और लड़कियों के आने जाने के लिए घर से सुरक्षा दी जाए उनको, तो ये भी अच्छी बात है। तो थोड़ा पैसा तो लगाना पड़ता है। दूसरी चीज देखिए, ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक आप दो चीज नहीं करेंगे, जिसको हम कहते हैं लर्निंग मटेरियल अंग्रेजी में। ये शिक्षा के लिए जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, और ये सिर्फ वो नहीं है कि एनसीईआरटी ने एक किताब छाप दी, एकदम बेरंग किताब छाप दी ब्लैक एंड व्हाइट में, और आपने उस सब जगह लगा दिया। इसको होलिस्टिक तरीके से टेक्नोलॉजी ये वो लगाकर। दूसरी चीज टीचर ट्रेनिंग, अगर हम टीचरों को नहीं ऊपर उठाएंगे, अच्छे टीचरों को नहीं ले जाएंगे, तो लाभ नहीं होगा। और एक चीज और, मैं काफी प्रयोग के बाद कह रहा हूं कि भारत का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक शिक्षा में टेक्नोलॉजी को भी नैसर्गिक रूप से नहीं ढाला जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है जी। और एक आखिरी छोटा सा सवाल जो बहुत मूल में रहा है शिक्षा से जुड़ी समस्याओं की, शिक्षाविदों की चिंता रही है, वो मार्किंग सिस्टम कि किस तरह से अब हम जैसे मार्क्स देखते हैं, बहुत इसके ऊपर मजाक भी चलता था कि ऐसा लगता है जैसे बुखार नापा जा रहा हो, 99 पॉइंट समथिंग, 98 पॉइंट। तो ये जो उसको बहुत सारे शिक्षाविद बहुत चिंतित हैं इस तरह के मार्किंग से, एनालिसिस से। इसको लेकर कोई नीति, कोई दिशा निर्देश, कुछ बदलाव? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, एंड ये अच्छी चीज है क्योंकि इस पॉलिसी में इन्होंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि एनलाइटेंड टेस्टिंग होगी, जो आपके नॉलेज को, ज्ञान को जांचेगी। ये नहीं कि आपको रट्टा लगाने की कितनी आदत है, उसको नहीं जांचेगी। दिमाग बैठाने वाली बातें अब हटेंगी पाठ्यक्रम से, मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि यहां इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। और एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी नियुक्त की गई है, जिसमें कि उसके अधिकारी, कुछ लोगों को मैं जान रहा हूं, वे भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं आशावादी हूं, भले ही देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, अच्छा है। मैं उम्मीद रखता हूं आगे भला होगा। बिल्कुल सर, अंत में आपने जो कई मूल बातें हमें कही कि टीचर्स ट्रेनिंग, लेकिन इसके सफल होने के लिए अभी भी, क्योंकि पॉलिसी कागज पर अलग होती है और लागू जिस तरह से हो वो अहम है, उसमें कुछ पॉइंटर्स दे सकते हैं लोगों को या सरकार को कि जो इसको लागू ठीक से किया जा सके, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग में तो फिर बहुत समय लग जाएगा। जी जी, बिल्कुल उचित सवाल है। लेकिन देखिए, हमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हमने लागू किया था, जबकि यह एक यूनिवर्सिटी ही सिर्फ है, भारत की बात नहीं है, 2 वर्ष का परिश्रम लगा था उसको ठोस बनाने में। यहाँ पे भी करना होगा, परंतु देखिए, अभी तो जब आप इसको लागू करेंगे तो एक कक्षा से, एक स्तर से शुरू करेंगे, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे छोटी कक्षा से या फर्स्ट ईयर से। तो अभी आपको पूरे रूप से उसको नहीं बनाना है, एक एक ईंट लगानी है। तो इसमें इतनी भी मेहनत नहीं है। और हमने जो प्रयोग किए थे, अगर उससे थोड़ा सा, हमने सब दर्ज किया हुआ है, कागजों पे दर्ज है, उससे भी सीखा जाएगा तो सफल हो जाएगा। रास्ता सरल है, मैं मानता हूं कि किया जा सकता है। कठिनाई रहेगी, ये चुनौती है, लेकिन मैं मानता हूं कि सफलता मिल सकती है अगर इरादे नेक हो तो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। प्रोफेसर दिनेश सिंह थे, पूर्व वाइस चांसलर दिल्ली विश्वविद्यालय। 2013 में भी इस तरह की एक नीति बनाई गई थी और उसको जिस तरह से प्रोफेसर सिंह ने बताया कि लागू भी किया गया, और बहुत स्वागत कर रहे हैं वो इस जो आप शिक्षा नीति कल। तो अब ये शिक्षा नीति है, एक विजन है, कैसे कैसे इसको व्यवहारिक बनाया जाएगा, ये देखना होगा।